Hello, welcome back. My name is Ashish Tete and thank you so much for your overwhelming response on our yesterday's lecture. I hope आपको ये भी लेक्चर पसंद आए. ओके आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स देखेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो अपने पास अपन देखने वाले भी अकाउंटेंसी. ओके उसका डेफिनेशन एंड उसका कंसेप्ट क्या है. बिकॉज कल हमने देखा बुक कीपिंग, मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन भी दिखाया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी दिखाया था. अगर आपने पहला लेक्चर नहीं दिखाया गाइस तो ऊपर आई बटन के ऊपर एक लिंक आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके पहले वो देख लीजिएगा एंड फिर हम लोग यहाँ पे आगे का पार्ट चालू करेंगे. ठीक है, चलो जिन्होंने देख लिया वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट. बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. जैसे मैंने आपको कल वो चार्ट दिखाया था, याद है आपको? सी ये वाला सी, bookkeeping is a part of accounting, right? And accounting is a part of accountancy. Okay, it is the primary stage in accounting. It is the process of recording transactions in the books of accounts. Accounting is a part of accountancy, right? जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, accountancy is the practice of recording, classifying, reporting of business transactions for a business. Accounting principles are the basic norms, assumptions developed, established as the basis of accounting system. These principles are adopted by the accountants universally. आपको याद है मैंने कल आपको बोला था कि आपका, मेरा और आपके दोस्त का जो भी अकाउंटिंग होगा वो एक जैसा होना चाहिए, राइट? सिमिलर होना चाहिए. सेम तो नहीं होगा बट ऑब्वियसली चीज़ है, लेकिन सिमिलर होना चाहिए. इससे क्या पता चलता है गाइस? इससे पता चलता है कि आप और मैं सेम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं. ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है, ये भी प्रिंसिपल्स सब यूनिवर्सली फॉलो करते हैं एंड इसीलिए अकाउंट्स हर एक का ऑन एन एवरेज सब सेम सिमिलर होता है. ठीक है, definitions. Accountancy refers to the entire body of the theory and process of accountancy, right? Because accountancy एक बड़ा सा, एक बोलते हैं ना, एक एरिया है जिसके अंदर थोड़ा सा एरिया होता है अकाउंटिंग का एंड उसके अंदर सबसे छोटा एरिया होता है आपके बुक कीपिंग का. ओके गाइस, ये डेफिनेशन दिया है कोलर इन्होंने. रॉबर्ट एन एंथनी, ओके, प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंथनी हैज डिफाइंड अकाउंटिंग एज nearly every business enterprise has an accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing, reporting in the monetary terms information about the business transactions. Okay, सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग? रिकॉर्ड करते हैं, राइट? फिर वो जो आपने रिकॉर्ड किया है उस रिकॉर्ड को आगे क्या करोगे? समराइज करोगे. समराइज करके उसको एनालाइज करोगे एंड फिर उस हिसाब से उसको रिपोर्टिंग करोगे. ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कहा है कलेक्टिंग. सबसे पहले तो कलेक्ट करोगे, राइट? जो कलेक्ट किया फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे, है ना? एंड फिर उसको समराइज करके एनालाइज करके रिपोर्टिंग करोगे. यानी कि हर एक बंदा कहना वही चाहता है. ओके, कहना वही चाहता है, बस उसके बताने का या फिर कहने का तरीका अलग अलग है. अब आते हैं तुम्हारे बेसिस यानी कि मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कितने मेथड और कैसे कैसे हम लोग बुक्स मेंटेन कर सकते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस. ओके, यहाँ पे 3 मेथड्स दी गई है, उसमें से एक इलीगल है, बताता हूँ, वेट करो. ठीक है, सबसे पहले तो है कैश बेसिस. व्हाट डू मीन बाय कैश बेसिस? समझो, अगर मैंने यहाँ, ये जो एक बंदा है, ओके, ये एक बंदा है आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ परचेस करने के लिए आया है. ठीक है, ओके, ये यहाँ पे कुछ परचेस करने के लिए आया है. ये शैक्स पे से कुछ खरीद रहा है यहाँ पे. एंड यहाँ पे काउंटर है अपना. ठीक है, इस काउंटर पे अपना पीसी. ओके, यहाँ पे वो फोन पे वगैरह गूगल पे होता है ना, उसका वो क्यूआर कोड दिया हुआ है. एंड यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है, ओके, जो कि पूरा जो भी रिकॉर्डिंग है सब देख रही कर रही है. ओके, अब अगर हम लोग कैश बेसिस फॉलो करते हैं, ठीक है, हम लोग कौन है? हम ये बिजनेस संभाल रहे हैं, हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं. ओके, अपने पास एक कस्टमर आया है. ठीक है, अब ये जो कस्टमर आया है वो हमसे कुछ खरीद रहा है और ये जो लेडी है यहाँ पे, ये लेडी यहाँ पे पूरा अकाउंटिंग कर रही है. एंड सपोज अगर ऐसा पकड़ा जाए कि हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, इन दैट केस सिनेरियो गाइस, अगर इन्होंने, ध्यान से सुनना, ये जो खरीदने के लिए आया है, अगर इन्होंने यहाँ पे हमें पैसे नहीं दिए, ओके, इफ दैट पर्सन डज नॉट पे अस मनी एंड वो क्रेडिट पे लेके जाते हैं, यानी कि उधार पे अगर लेके जाते, तो हम लोग इसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे. समझा?
हम लोग इसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। यानी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एंट्री तभी होगी जब एक तो कैश आएगी या फिर कैश जाएगी, ठीक है। मतलब आप रिकॉर्डिंग तभी करोगे अगर आपने कैश एक तो पे की होगी या सामने वाला बंदा आपको कैश दे रहा होगा। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट करते तो आप उसका रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं करोगे, बिकॉज आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि यार अगर हम लोग वहां पे ये चीजें नहीं दिखाएंगे कि हमने उधार पे क्या क्या बेचा है, तो हमको ये कैसे याद रहेगा कि हमने किसको कितना बेचा एंड उससे पैसे वापस लेने हैं, इजंट इट। इसीलिए बहुत ही ज्यादा तौर पे लोग अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग वो रिकॉर्ड तो करते ही है जो कैश बेसिस पे हमने किया है, प्लस हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं। एंड व्हाट इज द थर्ड मेथड? इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू मेथड्स। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। वापस एक बार बता देता हूँ, कैश बेसिस के अंदर क्या होता है, जहां जहां पे हम सिर्फ कैश देंगे या लेंगे सिर्फ वही चीजें वहां पे रिकॉर्ड की जाएगी। एंड अक्रूअल बेसिस की बात करी जाए तो वहां पे वही चीजें आएगी जो आप कैश पे दे रहे हो या आप क्रेडिट पे दे रहे हो, आप इन एंड ऑल सब ही रिकॉर्ड उसके अंदर कर सकते हो। इसलिए अक्रूअल बेसिस सबसे ज्यादा यूज करते हैं एंड उससे सबसे ज्यादा फॉलो भी किया जाता है। सी accrual basis and mixed or hybrid basis। सी सबसे पहले कैश बेसिस, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसीट्स, एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस basis. Revenue is recognized when the cash is received and expenses are recognized when the cash is paid. Example, any income received, any expense paid. Okay, such a method of accounting is usually followed by professionals such as doctors, lawyers, chartered accountants and not for प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज सी उनके यहाँ पे यूजुअली वही होता है कि अगर उन्होंने किसी काम किया है, उनको पता है कि अरे हमने इसके रिटर्न्स भरे हैं, या फिर डॉक्टर की बात करें तो हमने इसको ट्रीटमेंट दी है वगैरह, है ना, एवरीथिंग। सो उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे सिर्फ वही देखते हैं कि अच्छा ओके इनकी फीस आ गई क्या, ओके रिकॉर्ड कर दो, है ना, उस हिसाब से। ओके, अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। नाउ यहाँ पे क्या होता है, आप दोनों भी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि क्रेडिट पे भी जो होता है वो भी, एज वेल एज आप जो भी कैश में करते हो वो भी। अंडर दिस अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट, मिला हो या नहीं मिला हो, अगर आपने कमा लिया है, समझो अगर मैं आपके लिए पेंटिंग बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आपने मुझे एक ऑर्डर दिया है कि मैं आपका स्केच बना के दूँ या फिर मैं आपकी पेंटिंग बना के दूँ। अब जब मेरी पेंटिंग बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है, तब उस मोमेंट पे मेरा इनकम अर्न हो चुका है, मेरा इनकम अर्न हो चुका है, समझ रहे हो, ठीक है, मैंने कमा लिया है, अब बस आना बाकी है, राइट। यही वो चीज कह रहा है कि रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट, मिला है या नहीं मिला है, पर तुमने कमाया तो रिकॉर्ड कर दो। बट हैज बीन अर्नड और अक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट, मतलब क्या, समझो अगर मैंने एक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया था, उन्होंने रिपेयरिंग कर दी, ओके, खर्चा हो गया, पर मैंने उसको तब भी तुरंत पेमेंट नहीं दिया क्योंकि उसने कहा कि और भी थोड़ा काम बाकी सर, मैं कल आके कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट आप एक काम करो सर, यूज करके देखो, फिर भी कुछ लगता है तो मैं वापस आऊंगा एंड तब भी आप पूरा पेमेंट मुझे कर देना। एग्जाम्पल समझा, कोई बंदा मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आता है, मैंने उसको बुलाया है, वो रिपेयरिंग कर देता है और वो कहता है कि पैसा मुझे तब भी देना कि जब आपका ये पूरा ठीक हो गया, आपको इसे लगे, ठीक है, एक बार यूज करके देखो, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आप मुझे पेमेंट ऑनलाइन सेंड कर देना, ठीक है। मतलब यहाँ पे खर्चा हो चुका है, द इंसिडेंस हैज ऑकर्ड, ओके, अब आपको पे करना ही पड़ेगा। बट अगर आप अक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। कैश बेसिस में क्या होता, आपको भले ही वो खर्चा हो गया, जब तक आप पे नहीं करते तो आप रिकॉर्ड नहीं करते, समझ रहे हो दोनों का डिफरेंस। ओके, सो expenses incurred whether paid or not are recorded. In other words, revenue is recognized when it is earned or accrued and expenses are recognized when these expenses are incurred. Okay, any income earned whether received or not and any expense incurred whether paid or not, ये होता है आपका accrual basis of accounting। अब आते हैं उस मेथड पे जो कि इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। ओके, सी मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड accrual basis of accounting. Under mixed basis of accounting, both the cash basis and accrual basis are followed. Okay, revenue and assets are generally recorded on cash basis, whereas expenses are generally taken on the accrual basis. यानी कि इनकम होगा जब तुमको पैसा मिलेगा तभी रिकॉर्ड करो, असेट तुमने परचेस किए तभी रिकॉर्ड करो, एंड एक्सपेंसेस आप
भले ही अपने पे किया नहीं पे किया तो भी रिकॉर्ड करो, समझ रहे हो, मतलब उन्होंने यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया। ओके, सो ये इंडिया में अलाउड नहीं है। ओके, ऐसा करना इंडिया में अलाउड नहीं है। द लॉ इन इंडिया प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ दिस मेथड, तो आपको ये फॉलो नहीं करना है। इसका मतलब पढ़ना नहीं है ऐसा नहीं। ओके, आपको जब पूछा जाएगा हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, आपको तीनों लिखने हैं। ओके, और तीसरे में ये लिखना है कि इंडिया के लॉ प्रोहिबिट करते इसको यूज करना, पर इंडिया के लॉ प्रोहिबिट करते इसका मतलब ये नहीं कि ये मेथड है ही नहीं है। ओके, बस इंडिया में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, now what are the qualitative characteristics of accounting information? Okay, what are the qualitative characteristics ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, मतलब आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, या फिर वो चीज़ें आपने कैसे कलेक्ट की होनी चाहिए, या फिर आप कैसे उसको प्रेजेंट करोगे, कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप प्रेजेंट करोगे, हर एक चीज़ आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अकाउंटिंग मीन्स द न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल नेचर। बिकॉज सी अकाउंटिंग के अंदर आप बताते तो हो कि हमने ये खरीदा वो खरीदा, प्लस आप उसके अंदर क्या बताते हो गाइस, आप ये भी बताते हो कि वो कितने में पड़ा, या फिर वो उसके ऊपर आपने कितना खर्चा किया है ना। ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूड इनटू दैट, इसलिए उन्होंने कहा न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव presentation. Okay, while recording accounting information in the books of accounts, we must observe the following qualitative characteristics of accounting. पहला क्या है, सी यहाँ पे डायग्राम दे दिया यहाँ पे, लेकिन थोड़ा डिटेल में हम लोग नीचे पढ़ते हैं। ओके, पहला रिलायबिलिटी। ओके, मतलब क्या आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे वो रिलायबल होनी चाहिए। ओके, मतलब सी कल को कोई भी जाके पढ़ेगा, जैसे अपने स्टेक होल्डर्स हमने कल ही देखा था, राइट, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं अपने, तो वो अगर कल को जाके पढ़ते हैं उस चीज को, तो इन दैट केस दे शुड बी एबल टू ट्रस्ट योर इंफॉर्मेशन, इट मस्ट बी रिलायबल। ओके, reliability is described as one of the two primary qualities, relevance and reliability, okay, that makes accounting information useful for decision making. Reliable information is required to form judgments. ओके, कुछ डिसीजन लेना है आपको, और डिसीजन आप तभी ले सकते हो जब आपके पास भरोसेमंद इंफॉर्मेशन हो। ओके, रिलायबिलिटी का मतलब समझा, भरोसेमंद। ओके, about the earning potential and financial position of the business firm. Reliability differs from item to item. Okay, मतलब हर एक चीज के बारे में सेम इंफॉर्मेशन सेम रिलायबिलिटी होगी इंफॉर्मेशन की, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें होती है जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा रिलायबल हो सकते हैं, कुछ चीजें डाइसी होती है। ठीक है, some items of information presented in an annual report may be more reliable than others. Okay, क्योंकि सी एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, एनुअल रिपोर्ट वो होती है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि साल भर में अपने जो बिजनेस है उसने कैसे परफॉर्म किया। अब बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको साल भर का रिपोर्ट देना, जैसे आपको स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता था, वैसे समझ लो को आपका ये कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है। तो अगर आपको साल भर के रिपोर्ट कार्ड के अंदर कुछ लिखना है, आप सोच समझ के लिखोगे ना, है ना। अगर उसके अंदर आपने गलत लिख दिया भाई साहब, फिर तो लग गए। अगर किसी ने भी देखा, उसे पकड़ लिया उसने कि इसने गलत लिखा है, फिर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, तो फिर भाई साहब कसम से। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन सब सही दी जाती है। ओके, यहाँ पे पूरी तरीके से वो एक मेंटेन करते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन सही हो, ज़्यादा रिलायबल हो, इसीलिए लोग उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिलायबल ये वही चीज़ है। ओके, for example, information regarding plant and machinery may be less reliable than certain information about current assets because of differences in uncertainty of realization. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो उन्होंने कहा है प्लांट एंड मशीनरी, इट इज अ फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा असेट, आपका एक ऐसा प्रॉपर्टी जो आपके साथ बहुत सालों तक रहने वाला है, मोर देन 1 ईयर। ओके, तो इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार उसको खरीद लिया, उसकी अमाउंट भी ज़्यादा होती है और वो आपके पास है, आपका असेट, आपकी प्रॉपर्टी है, तो आप उसके बारे में चिंतित नहीं रहते हो ना। यू डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। व्हाट यू आर वरीड अबाउट इज द करंट असेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय करंट असेट्स, जिनका लाइफ 1 साल से कम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेटर्स को पकड़ के चलूँ, व्हाट आर डेटर्स, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम लोग उधार पे गुड्स बेचते हैं। ओके, मतलब हमने किसी को गुड्स अगर उधार में बेचे, हम उसको डेटर्स बुलाते हैं। अब उधार में बेचा है भाई, तो उधारी चुकेगी नहीं चुकेगी पता नहीं ना, वो हम लोग को पैसा देंगे नहीं देंगे पता नहीं। सो हम इसके बारे में ज़्यादा कंसर्न्ड है, इसीलिए वो कहते हैं कि फिक्स्ड असेट्स के मतलब कंपैरिजन में आपके करंट असेट के बारे में आप ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हो, उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में आप रिलायबिलिटी ढूंढते हो। बाद में आता है रेलेवेंस। भाई साहब जो भी बताओगे ना वो थोड़ा रेलेवेंट होना चाहिए। ओके, ऐसे नहीं कि इधर उधर की बातें बोल दी, किसी की लव स्टोरी बता दी उसके अंदर, ऐसे नहीं होना चाहिए। इतना वेग कोई नहीं लिखता, पर
बेसिकली आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके बिजनेस से रिलेट करना चाहिए एंड वो पूरी तरीके से रिलेवेंट होना चाहिए. ओके, रिलेवेंट अकाउंटिंग information must be capable of making a difference in the decision by helping users to form predictions about the outcomes of past and present and future events or to confirm or correct expectations. Okay, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपको हेल्प करता है बिकॉज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में तो आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पे डिसीजंस ले सकते हो. यानी कि अभी तक जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा उसके बारे में आप एक प्रेडिक्शन तो लगा ही सकते हो कि चलो ठीक है, लास्ट ईयर के बारे में ना हम लोग अगर सेल्स की बात करें तो अपने सेल्स समझो 10 लाख के हुए थे, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि अपने सेल्स कुछ 11 या 12 लाख के हो सकते हैं. एंड अगर हमने यही ट्रेंड चालू रखा तो हो सकता है कि अगले साल वी कैन क्रॉस 15 लाख का टर्नओवर, है ना. यू कैन प्रेडिक्ट. कैसे? रिलायबल इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, तो आप ये कर सकते हो. द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट्स and financial reports must be relevant. Accounting information should not include unnecessary, irrelevant information. All the information is said to be relevant which would have changed the outcomes of the business if disclosed. That is, all useful and related information find a place in the books of accounts, and information must have timelessness, डेडिकेटिव एंड फीडबैक वैल्यू. देखो इन्फॉर्मेशन जो भी आप प्रोवाइड करो, टाइमलेसनेस मतलब क्या होता है कि समझो आज मैंने प्रोवाइड किया तो आज के लिए रेलेवेंट है, कल के रेलेवेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. आज मैंने प्रोवाइड किया, आज के लिए रेलेवेंट है, कल भी आप देख लो कल के लिए भी रेलेवेंट रहेगी वो इन्फॉर्मेशन. जब दिस पीरियड को बिलोंग करती है, आप उस पीरियड के बारे में जब जब जानना चाहोगे वो इन्फॉर्मेशन तब तब रेलेवेंट ही रहेगी बिकॉज मैंने जो भी जेन्युइन सही है वही दिखाया है, राइट. सेकेंड इज डेडिकेटिव टू दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड द लास्ट इज फीडबैक वैल्यू होना चाहिए. गाइस जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो उसका फीडबैक वैल्यू होना चाहिए बिकॉज आपको डिसीजन मेकिंग करना है, जजमेंट्स पास करने हैं, प्रेडिक्शंस करने हैं, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होनी चाहिए प्लस रिलायबल भी होनी चाहिए. बढ़ते हैं तीसरी चीज के बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी. ओके, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कब हो सकता है गाइस? ये तब भी हो सकता है जब आप और मैं सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, प्रिंसिपल्स को फॉलो करें एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली प्रेजेंटेड ताकि सामने वाले को समझ में भी आए. वरना आपने बुक्स अकाउंट्स बना तो लिए पर सामने को समझ में नहीं आ रहा तो क्या फायदा, है ना. Understandability is the quality of information that enables users to perceive its significance. The benefits of information may be increased by making it more understandable and hence useful to a wider circle of users. Thus, understandable financial accounting information presents data that can be understood by users of the information and is expressed in form and with terminology adapted by the user's range of understanding. मतलब जो भी लोग आपके सामने हैं, जो भी लोगों का आपके बिजनेस से ताल्लुकात है, जो भी आपके बिजनेस की लैंग्वेज है, आपके उस हिसाब से आपने यहाँ पे बुक्स को प्रेजेंट किया है एंड वो सबको समझ में भी आ रहा है. अगर आप अपने कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फीड कर रहे हो जिसका टेक्निकल कुछ नाम होता है तो वो टेक्निकल नाम आप यूज़ करते हो तो सब लोग जो भी उस फील्ड से रिलेटेड करते हैं तो उनको भी समझ में आएगा, राइट. दैट इज़ योर अंडरस्टैंडेबिलिटी. कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अगर आप इन्फॉर्मेशन रख रहे हो, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो तो उसका कंपैरिजन करते आना भी नेसेसरी है बिकॉज अगर कंपैरिजन नहीं करता है तो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या फायदा, है ना. आप कंपेयर किससे करोगे? इंटरनल कंपैरिजन भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल कंपैरिजन भी हो सकता है. इंटरनल कैसे करेंगे? यानी कि समझो आज अगर हमने देखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एंड हम लोग अपने ही खुद के लास्ट ईयर के बुक्स देखते हैं तो वो होगा इंटरनल कंपैरिजन. एंड एक्सटर्नल कंपैरिजन की बात करें तो हम अपने बुक्स को कंपेयर कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर के बुक्स के साथ. सी इन द मेकिंग डिसीजन द डिसीजन मेकर will make comparisons among alternatives which is facilitated by financial information. Comparability implies to have like things reported in a similar fashion and unlike things reported differently. Okay, जो सेम चीज़ें तो आप उसको एक यूनिक या फिर एक बोलते हैं कॉमन तरीके से आप उसको वहाँ पे रिकॉर्ड करते हो एंड जो अनकॉमन है, जो यूनिक है, उनको आप डिफरेंट वे से वहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हो. इंफॉर्मेशन इज इफ कंपेरेबल विल असिस्ट द डिसीजन मेकर टू डिटरमाइन रिलेटिव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फॉर द फ्यूचर बिटवीन 2 और मोर फर्म्स और बिटवीन पीरियड्स इन अ सिंगल फर्म. समझा जो मैंने आपको बोला? इंटरनल कंपैरिजन एंड एक्सटर्नल कंपैरिजन. अगर आपको चाहिए आप लिख सकते हो, वहाँ पे बाजू में लिख के रखो, ठीक है.
नाउ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, एकदम बेसिक एकदम मोटा मोटे हम लोग बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यार ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है क्या। देखो मैंने आपको बोला कि हर एक चीज़ में फाइनेंस इंक्लूड होना चाहिए, हर एक इसमें मनी इंक्लूड होना चाहिए, तो आपको वो समझ में तो आ गया, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसको एग्जैक्ट देखते कैसे, सी उसको सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन दो हिस्सों में बंटते हैं, पहला है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दूसरा है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब आपको नाम से पता चल गया होगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर मनी इंक्लूड है, एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के मतलब होता है कि उसके अंदर मनी इंक्लूड नहीं है। ओके, अब जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन उसके अंदर दो चीज आती है, एक तो कैश, दूसरा है क्रेडिट। यानी कैश मतलब क्या, तुरंत आपने पैसे दे दिए, आपने कुछ परचेस किया तुरंत पैसे दे दिए, मामला वहीं पे खत्म। ओके, एंड दूसरा होता है उधार वाले, क्रेडिट मतलब क्या, उधार। ओके, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं बार्टर ट्रांजैक्शंस। ओके, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर क्या आता है गाइस, बार्टर ट्रांजैक्शंस। यानी कि क्या, आपको याद है वो पुराने जमाने में लोग करते थे, है ना, दो लोग डील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, दिखा देता हूं। सपोज एक व्यक्ति है, यहाँ पे उसके पूरे फार्म्स लगे हुए हैं, राइट, ये उसके फार्म लगे यहाँ पे, इसमें से कुछ गेहूं वगैरह समझो निकलते हैं, उसका ये पूरा ऐसा गेहूं का उसने एक बैग बना के रखा है। एंड यहाँ पे एक फिशरमैन है, ओके, जो कि फिश पकड़ के लाता है। ओके, ये फिश पकड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये बंदा है यहाँ पे, तो अगर इसको फिश चाहिए तो ये क्या करता है, उसको वीट देता है, समझ रहे हो, दिस पर्सन गिव्स हिम फिश एंड दिस पर्सन गिव्स हिम वीट। ओके, तो उस जमाने में जब पैसे नहीं थे तो तब भी बार्टर सिस्टम होता था, अभी भी कुछ जगह पे होता होगा बट बहुत ही रेयर है। ओके, इसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन, इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, आप एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दे रहे हो। इन ऑर्डर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग, इट इज नेसेसरी टू नो द मीनिंग्स ऑफ सर्टन बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ वर्सेटाइल सिस्टम which serves a large number of purpose in the modern business world. Hence, the following terminologies need to be understood. Okay. सबसे पहले देखो, ट्रांजैक्शंस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्संस और पार्टीज और मनी फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। समझ रहे हो, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि एक या दो लोगों के, जब दो लोगों के बीच में, ओके, जब एक बंदा दूसरे बंदे के साथ या फिर दो तीन लोग सब मिलके ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ओके, कमोडिटीज फॉर मनी और मनीज वर्थ, देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन। अब आते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के ऊपर, द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी, ध्यान से देखो, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब मनीज वर्थ का मतलब क्या, समझो गोल्ड भी दिया है ना, गोल्ड ऑल्सो हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, मतलब वो कैश तो नहीं है, करेंसी तो नहीं, पर मनीज वर्थ उसको है। ओके, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, कैश ट्रांजैक्शंस, a business transaction in which cash is paid or received immediately is known as cash transaction। समझा? ओके, मतलब जिस चीज में आप तुरंत पैसा देते हो या फिर तुरंत पैसा आपको मिल जाता है, वो आपका कैश ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए उन्होंने, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड पेमेंट ऑफ सैलरी 5,000। दोनों आपका मतलब एक एक्सपेंस है, एक इनकम है, और दोनों में आपने किस में किया है, कैश में किया है। ओके, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि उधार पे जो होता है वो। अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली एट द सेम टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन बट इट इज पेड और रिसीव्ड ऑन अ लेटर डेट। ओके, सबसे पहले देखो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट या फिर सोल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट। ओके, non-monetary transactions, the transaction which does not involve exchange of money or money's worth directly or indirectly is called non-monetary transaction. An exchange of one thing against another is called barter transaction। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया अभी वो फिश वाला। ओके, एंट्री, recording of a business transaction in a proper form or मेथड इन द बुक्स इज कॉल्ड एंट्री। ओके, एंट्री किसको बोलते हैं गाइस, कि आप अगर समझो मैंने एक परचेज किया तो उस परचेज को अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए, तो उसको बोलते हैं एंट्री करना। ओके, नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, मतलब वो जो एंट्री मैंने पास की है वो एंट्री किस बारे में है वो बताना, नीचे एक ब्रैकेट में, तो उसको बोलते हैं नरेशन। ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास्ड इज कॉल्ड नरेशन। इट इज ऑलवेज गिवन इन ब्रैकेट
below the journal entry and is usually starting with the word being or for. ओके, कंपल्सरीली वो being या for इस वर्ड से ही चालू होगा, ठीक है। याद रखना इन सब चीज़ों को, ये गाइज ऑब्जेक्टिव्स में आता है, थियरी ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स, द टर्म गुड्स रेफर्स टू मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स। दिस आर परचेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि जो भी चीज़ के लिए आप ट्रेड करना चाहते हो, यानी कि आप जो भी चीज़ में बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए आप जो भी चीज़ अपने पास रखते हो उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। ओके, मतलब जो चीज़ आप खरीदते हो इस वजह से, फिर इस इंटेंशन से कि आप उसको बेचने वाले हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। समझो, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको एक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास समझो ये एक फर्नीचर है, ठीक है, ये एक फर्नीचर है मेरे पास, यहाँ पे नीचे उसको ड्रॉवर्स है, यहाँ पे ऊपर उसको डोर्स है, ठीक है। अब ये मेरे पास फर्नीचर है। अब अगर मैं फर्नीचर डीलर हूं, ओके, अगर मैं फर्नीचर डीलर हूं तो ये मेरे लिए क्या है गाइस, ये मेरे लिए है गुड्स, ओके। एंड अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ओके, मतलब जो कि डील नहीं कर रहा है, ओके, नॉन डीलर, ओके, अगर मैं अपने घर में रखने के लिए, अगर मैं अपने घर में रखने के लिए उसको ले रहा हूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा वो चीज, इट विल बी असेट। ओके, समझा एवरीबॉडी? मतलब जो बंदा, जिस बंदे के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उसका क्या इंटेंशन उसको लेने का विल वेरी डिफर द क्लासिफिकेशन। ओके, गुड्स में डालना है या असेट में डालना है, किस पे निर्भर करेगा, जिस बंदे का आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके बिजनेस के ऊपर। अगर वो फर्नीचर डीलर है और फिर वो फर्नीचर ले रहा है तो उसके लिए वो गुड्स है। पर अगर वो फर्नीचर डीलर नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान है आपके और मेरी तरह, और आप अपने घर में रखने के लिए एक कबर्ड ले रहे हो, तो वो उस केस में क्या हो जाएगा गाइस, असेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगर नहीं समझाए तो वापस कमेंट सेक्शन में बता देना गाइस, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, एग्जाम्पल, मेडिसिन आर गुड्स फॉर केमिस्ट। केमिस्ट का मतलब क्या है, जो वो मेडिकल खोलते हैं ना, राइट, वो केमिस्ट। ओके, वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर वेजिटेबल वेंडर। ओके, जो भी वेजिटेबल जो बेचते हैं उनके लिए वेजिटेबल्स क्या है, गुड्स है। पार्ट्स लाइक टायर, इंजन, गियरबॉक्स, केबल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल मैन्युफैक्चरर लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स। ठीक है, उनके लिए भी वो क्या है, गुड्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जैसे कैपिटल एंड ड्राइंग्स। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, और ये बहुत ही ज्यादा आपको काम में भी आएगी एंड आगे भी आपको काम में आने वाली है। क्या है गाइस ये कैपिटल और ड्राइंग्स का मतलब क्या है, तो चलिए समझते हैं एक ड्राइंग के ऊपर, जो कि मैंने पहले से बना के रखी है आपके लिए। ओके, नाउ सी, अगर आप इस इमेज को देखो, वहां पे एक बंदा खड़ा है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, और दोनों सेम दिखते हैं बिकॉज वो सेम पर्सन है, सॉरी। ओके, तो वो जो बंदा है वो अपना बिजनेसमैन है, राइट, और जो सेंटर में आपको दिख रहा है वो आपका क्या है, बिजनेस है। अगर वो बंदा अपने बिजनेस के अंदर कुछ भी लेके आता है, कुछ भी यानी कुछ भी, कैश लेके आ रहा हो, गुड्स लेके आ रहा हो, या फिर असेट लेके आ रहा हो, जो भी वो ला रहा है, अगर वो बिजनेस के अंदर ला रहा है, बिजनेस की यूज के ला रहा है, तो वो होगा कैपिटल। समझा? ओके, वॉट एवर द बिजनेसमैन और वॉट एवर द ओनर ऑफ द बिजनेस ब्रिंग into the business, whether in cash or in kind, is called capital. And the same way, अगर वो बंदा अपने घर पे कुछ लेके जा रहा है, ओके, घर पे कुछ लेके जा रहा है, फिर वो कैश हो, गुड्स हो, असेट हो, एनीथिंग, इफ इज टेकिंग होम एनीथिंग, इट इज अ ड्रॉइंग्स। समझा? ओके, मतलब ओनर बिजनेस में जो भी लेके आएगा, चाहे वो गुड्स हो, कैश हो, या कुछ भी हो, वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल। एंड जब वो घर पे लेके जाएगा उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सी, कैपिटल, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। एक्सेस ऑफ कैपिटल ओवर असेट्स, excess of assets over liabilities is also called capital, as capital. Okay, the equation for this is capital is equal to asset plus liabilities. इसको ना अभी हम पहले होल्ड पे रखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको अभी हम होल्ड पे रखेंगे। Capital is a liability for the business as this amount is payable by the business enterprise to the owner at the time of closure of its business. Okay, see, हम लोग जो प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं उसके अंदर एक प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी। ओके, कंसेप्ट है वो एक, उसके हिसाब से क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, फिर जो भी बिजनेस है, वो और उसका ओनर, ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि समझो, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया,
ओके आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया और आपने समझो उसके अंदर 1 लाख रुपए डाले। अब वो जो 1 लाख रुपए आपने बिजनेस के अंदर डाले हैं, वो 1 लाख रुपए आपको वापस चाहिए होंगे ना, isn't it? You want that money back. So उसी तरीके से जब भी आप कोई भी चीज़ वहाँ पे देखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि you need that money back. ओके आपको वो पैसा वापस चाहिए होता है, एंड इसीलिए तो आप उसको बिजनेस में डाल रहे हो, है ना। ऐसे तो नहीं कि आपने बिजनेस चालू कर दिया फिर आप पैसा भूल गए, नहीं ना। तो इसीलिए ये क्या कहते हैं कि कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। पता है कि बिजनेस और ओनर तो वो तो एक ही चीज़ है, लेकिन अपने अकाउंटिंग के लिए बिजनेस जो है और ओनर जो है वो डिफरेंट होते हैं। ओके ओनर का जो पैसा वो बिजनेस में डाल रहा है तो वो उसको वापस चाहिए होता है, इसलिए बिजनेस के लिए उसका जो भी पैसा है जो ओनर दे रहा है वो एक लायबिलिटी है। ओके जो बिजनेस को वापस देना पड़ेगा अपने ओनर को, ठीक है। ड्राइंग्स, the amount of cash or value of goods, assets, etc. withdrawn from the business by the owner for personal use is called as drawings, ठीक है। Example, a proprietor pays college fees of his son or pays his medical expenses, mobile bills, etc. from the business. Okay, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी ड्राइंग्स है। मतलब अगर बिजनेस ओनर अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में से अपने वाइफ की या फिर समझो उनके चिल्ड्रन की अगर कुछ भी फीस पे करता, स्कूल फीस पे कर दिया, फिर उनके मोबाइल का रिचार्ज करा दिया, वो भी क्या हो जाएगा, इस ड्राइंग्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। एकदम सिंपल तरीके, एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। जो भी लोगों को हम लोग गुड्स उधार में बेचते हैं उनको हम लोग डेटर्स बुलाते हैं, एंड जो भी लोगों से हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं हम उसको क्रेडिटर्स बुलाते हैं। एज सिंपल एज दैट। ओके मतलब जिनको भी हमने उधार में गुड्स बेचे, वी सेल्ड इट टू देम ऑन क्रेडिट, वो अपने डेटर्स, एंड जिनसे भी अपने उधार में गुड्स लिए वो अपने क्रेडिटर्स। एंड बैड डेट्स का मतलब होता है कि समझो कुछ डेटर्स ने अपना पैसा डुबा दिया, ओके उन्होंने हमें हमारा पैसा वापस किया ही नहीं, अपना पूरा पैसा डूब गया, ओके उसको बोलते हैं बैड डेट्स, यानी कि लॉस हो गया। ओके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर। अ डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस। आपको मैंने कल ही बताया था ओज का मीनिंग क्या होता है। क्रेडिटर, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स, मतलब जिससे आपने परचेज किया उधार पे, on credit is known as creditor. A creditor is a person to whom business owes money. Okay, हमें उसको पैसा देना है। Bad debts, an irrecoverable amount from a debtor is known as bad debts. मतलब जो अभी आने ही नहीं वाला, डूब गया भाई पैसा, पूरा पैसा डूब गया, ठीक है। It is a revenue loss to the business, एक तरह से लॉस हो गया अपने को, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। गाइज यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे छोटा सा, ओके उसके बाद हम लोग वापस मिलेंगे, तो आप एंजॉय कीजिए छोटा सा ये म्यूजिक का वीडियो, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक पे, बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब देखते हैं अपना एक्सपेंडिचर, ओके एंड इट्स टाइप्स। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? मतलब खर्चे, एकदम सिंपल। एक्सपेंडिचर मतलब क्या? खर्चे, ओके। एक्सपेंडिचर, एन अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस और फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कंसिडरेशन मतलब क्या? कुछ तो उसके बदले में आपको मिला होगा, ठीक है, और उसी के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया है, ओके। जैसे समझो आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी मिली है ना, और उसके लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो इलेक्ट्रिसिटी जो आपको मिली वो आपका कंसिडरेशन था, एंड उसके बदले में आपको जो आपने पे किया, ओके वो उसके लिए वो आपने एक्सपेंडिचर किया। समझ रहे हो? मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो क्या है? एक्सपेंडिचर, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है गाइस, ध्यान देना, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट
ध्यान सुनना गाइस, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलता है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. ओके, सी दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड असेट और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट. इट गिव्स बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर. ओके, मतलब आप जो भी चीज़ खरीदोगे वो आपको एक से ज़्यादा साल के लिए बेनिफिट देने वाली है एंड ये बार बार नहीं होता है गाइस. ओके, समझो अगर आपने गाड़ी खरीदी, ओके, अब ये जो गाड़ी आप एक साल में बेच दोगे उसको तुरंत नहीं ना, वो थोड़े दिन रहेगा आपके साथ. तो उसी तरीके से आपने अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा वो भी ज़्यादा साल तक आपके पास रहता है एंड वो बार बार नहीं लेते हो आप, है ना, वो कभी कभार होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है. ठीक है, एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ कंप्यूटर. अब इसके अंदर उन्होंने और एक चीज़ कही कि अगर आप कुछ एडिशन कर रहे हो, समझो अगर एक मेरा मशीनरी है, उस मशीनरी का प्रोडक्शन है समझो 1 लाख. ओके, मेरे को 1 लाख यूनिट्स मिलते हैं, लेकिन मुझे ऐसे पता चला कि अगर उसमें मैंने एक पार्ट ऐड किया तो शायद से मुझे उसके अंदर 2 लाख के प्रोडक्शन मिलेगी. समझ रहे हो, मुझे नया मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, बस उसी मशीन में थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करके अगर मैं एक पार्ट बिठा देता हूं तो मेरा प्रोडक्शन 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा. तो अगर ऐसा होता है तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है गाइस. ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जिसका बेनिफिट आपको लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर. It does not increase profit earning capacity of the organization. These are normal day-to-day operating expenses of a business organization and appear on the debit side of the trading account and profit and loss account. सर ये trading account profit and loss क्या होता है? Don't worry, ये आपका end point है. इतना ही याद रखना guys, ये आपका end point है. ओके, कभी कभी ना कुछ ऑथर्स कुछ ज़्यादा ही हायर लेवल के कंसेप्ट्स पहले ही डाल देते हैं जबकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं होता है. आई थिंक दिस शुड बी अवॉइडेड, बट एनीवेज आपका टेक्स्ट बुक है, वी हैव टू फॉलो इट. ओके, बस हम लोग ये तो कर सकते हैं कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना, एंड पॉइंट है अपना. तो एंड पॉइंट में जो स्टेटमेंट्स बनते हैं उसके अंदर ये कहा जाएगा, ये अभी समझने की जरूरत नहीं है. अब हम लोग सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे है, हमें लास्ट स्टेप के बारे में अभी सोचने की जरूरत है ही नहीं. तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, देखो, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड एक्सेट्रा आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए. ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू मतलब क्या, ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल. मतलब एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले बेनिफिट्स मुझे देता हो. जैसे एडवर्टीजमेंट. ओके, एडवर्टीजमेंट करते हो ना आप, समझो अगर आपका बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करना था, न्यूज़पेपर में देना था या फिर आपको बैनर्स लगाने थे, तो आप जब एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास गए तो उन्होंने कहा कि सर आप 1 साल का लोगे कॉन्ट्रैक्ट तो मैं आपको 1 लाख रुपए के अंदर दे दूंगा. ओके, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए के अंदर दे दूंगा. लेकिन अगर आप मेरे साथ 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो मैं आपको ये जो है वो 3 लाख में दे दूंगा. समझ रहे हो. अब एडवर्टाइजिंग जो है वो तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, जिसका बेनिफिट 1 साल से कम होता है यूजुअली. लेकिन यहाँ पे मुझे एक ऐसा ऑफर आया जिसके लिए मैं ना नहीं बोल सकता बिकॉज मेरे 2 लाख रुपए बच रहे गाइस. ओके, एंड इसीलिए मैंने इसको हाँ कर दिया. अब मैंने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जो कि मुझे बेनिफिट दे रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह, यानी कि मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर. इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर is called deferred revenue expenditure. Such expenditure is written off over a number of years. Such written off amount is shown on the debit side of the profit and loss account and return amount is shown on the asset side of the बैलेंस शीट. ओके, वापस ये सब कहाँ पे दिखना है, क्या दिखना है, टेंशन मतलब यहाँ पे नहीं. ओके, एग्जांपल, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, हैवी लीगल एक्सपेंसेस. समझ रहे हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना एडवर्टाइजिंग का, वही. बाद में आता है गाइस कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. अब ये जो होता है ना कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, आपको तो पता है डिस्काउंट हमें मिलता है ना, हम कुछ खरीदते हैं फिर हम लोग उधर थोड़ा सा नेगोशिएट करते हैं तो हम लोग को वो लोग डिस्काउंट देते हैं. अब इसके अंदर फर्क क्या है, देखो, देखो, समझो अगर यहाँ पे मैंने कोई गुड्स खरीदे,
ओके, मोबाइल का एग्जाम्पल लेते हैं, मोबाइल, ठीक है। मैं मोबाइल खरीदने के लिए दुकान में गया जो कि था 20,000 का, ओके, 20,000 का मोबाइल मैं खरीदने के लिए गया था। एंड ये जो 20,000 का मोबाइल था गाइज, ये 20,000 का मोबाइल मैंने थोड़ा सा नेगोशिएट किया एंड उसने मुझे 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। ओके, कितना डिस्काउंट दिया उसने मुझे? 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया 20,000 के मोबाइल के ऊपर। अब ये जो 2,000 का डिस्काउंट मुझे मिला, ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ये उसने मुझे कौन सा डिस्काउंट दिया? ट्रेड डिस्काउंट दिया, बिकॉज मैंने वहां पे नेगोशिएट किया एट द टाइम ऑफ डील एंड उसी मौके पे उसने मुझे डिस्काउंट दिया, तो दैट वाज ट्रेड डिस्काउंट। ओके, जब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता था तो उसके बाद आने वाली फिगर यानी कि 18,000 के ऊपर अपने गुड्स को खरीदा या मोबाइल को खरीदा, वो आपके लिए असेट समझो, ठीक है। तो अगर आपने मोबाइल 18,000 में खरीदा तो आपको भी पता है एंड वो मोबाइल वाले डीलर को भी पता है कि आप दोनों ने ट्रांजेक्शन 18,000 पे किया है। ओके, तो वहां पे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स के अंदर, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि वो फिगर क्या है, समझ रहे हो, आपको 18,000 में ही पड़ा वो चीज। ओके, तो वो जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो 18,000 जो है, ओके, 18,000 आपको ऑलरेडी डीले प्राइस मिल चुकी है जिसे आपने रिकॉर्डिंग करना है, तो वहां पे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते। तो याद रखना गाइस, बुक्स में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। नाउ व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि समझो कोई बंदे को अपने गुड्स बेचे थे, ओके, उधार पे, एंड वो बंदा बहुत दिन हो गया पैसे दे नहीं रहा है, तो उसको उकसाने के लिए कि भाई तू जल्दी पेमेंट कर, आप क्या कहते हो? कैश डिस्काउंट देते हो, यानी कि उसको बोलते हो देख भाई, अगर तूने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया ना तो मैं तुझे 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो बंदा जल्दी करेगा और 15 दिन के अंदर डिस्काउंट अवेल करने के लिए पेमेंट कर देगा, आपका पैसा निकल जाएगा। तो पैसे निकालने के लिए जो आप सामने वाले को उकसाते हो, उसके लिए आप जो डिस्काउंट देते हो, प्रोवोक कर सामने वाले को, तो वो बोलते हैं हम लोग उसको कैश डिस्काउंट। ओके, देखो थियरी, ट्रेड डिस्काउंट, इट इज एन अलाउंस गिवन ऑन अ कैटलॉग प्राइस। ओके, जो भी आपका कैटलॉग प्राइस है उसको बनाने MRP, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। द डिस्काउंट इज अलाउड एट टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स, समझ रहे हो? Value of goods purchased or sold recorded in is net value payable, that is after deduction of amount of trade discount allowed. If goods of 1,000 are sold at 5% trade discount, the value of goods that will be recorded will be 950 both by the purchaser and the seller and not 1,000. समझा गाइज? आपको डिस्काउंट के बाद जो भी अमाउंट आती है दोनों वही रिकॉर्ड करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने उस पे ही बेचा है, ठीक है। Hence, trade discount does not appear in the books of accounts separately. Okay, cash discount is the amount deducted from the final amount due. मतलब जितना भी उससे उधार बाकी है उसमें से आप कुछ डिडक्ट कर रहे हो at the time of receipt, पैसे मिलने के टाइम पे। It is the concession given for encouraging prompt payment. सामने वाले को उकसाने के लिए कि भाई तू जल्दी पेमेंट कर। इट इज गिवन ईदर फॉर द स्पॉट पेमेंट और फॉर पेमेंट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। सिंस इट इज अ लॉस टू द सेलर एंड गेन टू द बायर, कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डीलिंग होने के बाद आप डिस्काउंट दे रहे हो ना, आपका उसका रिकॉर्डिंग हो चुका है। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद अगर आपको कम पेमेंट देना पड़ रहा है तो वो आपके लिए एक इनकम है, समझो, आपका पैसा बच रहा है। एंड उसके एंगल सोचो मोबाइल डीलर के हिसाब से, तो उसके एंगल सोचा जाए तो उसका लॉस है, उसको मिलना 18,000 था, अब उसको 17,000 मिलेंगे, तो उसने आपको 1,000 कैश डिस्काउंट दिया, पर आपको 18,000 पे करने थे, आपको 17,000 पे करने पड़ेंगे, तो आपको यहाँ पे इनकम हो गया, उसका लॉस हो गया, ठीक है, इसलिए वो बुक्स के अंदर दिखता है। अब आते हैं सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। मतलब क्या कि जब भी तुम्हारी प्रॉपर्टी, ओके, जब भी तुम्हारी प्रॉपर्टी अंदर क्या क्या आता है, तुम्हारे असेट्स वगैरह एवरीथिंग एज वेल एज योर कैश एंड बैंक बैलेंस ऑल्सो, जब भी तुम्हारी ये सारी चीजें मिला के तुम्हारी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब क्या है, जो भी आपको सामने वाले को देना है, ओके, मतलब आपको भरना है किसी न किसी को, बैंक को, कस्टमर को, जो भी हो, मतलब जिस भी बंदे को आपको, जो भी डीलर को पेमेंट देना है, उधार है, आपको पे करना है, वो सब मिला के, अगर वो सब मिला के उससे ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी है, आप सॉल्वेंट हो। ठीक है, आप सॉल्वेंट हो, यानी कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर आपको कभी भी कोई भी आके अगर बोले कि नहीं भाई तुम मेरा उधार चुका दे, फिर आप चुका सकते हो, आप सॉल्वेंट हो। ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी मतलब सब मिला के आपके लायबिलिटीज से कम है, आप इंसॉल्वेंट हो।
ठीक है, समझा? मतलब अगर असेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज यू आर सॉल्वेंट, एंड इफ लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स यू आर इंसॉल्वेंट. ओके, सी, if a person assets are more than his liabilities or equal to his liabilities, it is called as a solvent person. Solvent person is financially sound and is a person in a position to pay off all his debts. Okay, debts मतलब क्या? जो भी उधार है उसके, फिर जो भी उसको पे करना है. Okay, a person's total assets have been calculated as 50 lakh and his total debts were 30 lakhs. Okay, 50 लाख उसका पूरा assets है and 30 lakhs का debts है. अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी 50 लाख ऑब्वियसली आर मोर देन 30 lakhs. तो अगर उसके पास 50 लाख है तो वो बंदा आराम से पेमेंट कर सकता है. ओके, सिंस इज इन अ पोजिशन टू पे ऑफ हिज डेट्स ही इज कॉल्ड सॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट, अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स आर कॉल्ड इंसॉल्वेंट. ठीक है, मतलब जिसके लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स. सच अ पर्सन्स लायबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स. अ पर्सन टोटल असेट्स और प्रॉपर्टी हैव बीन कैलकुलेटेड एज 20 lakhs एंड टोटल डेट्स आर 50 lakhs. उल्टा हो गया. ओके, उधारी जो उसने मार्केट से लेके रखी है वो 50 लाख है और उसका प्रॉपर्टी सब मिला के 20 लाख है. ही इज इंसॉल्वेंट. ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू गेट एनी अमाउंट फ्रॉम द सोर्सेस एंड इफ द कोर्ट इज सो सेटिस्फाइड ही विल बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. ठीक है, समझा? सॉल्वेंट कौन होता है, इंसॉल्वेंट कौन होता है? ठीक है, बाद में आपका छोटा सा कंसेप्ट आता है दैट इज अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है गाइस, कि जिस पीरियड के लिए आप अकाउंटिंग करते हो. ओके, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 months for which accounts are maintained and closed by the proprietor. Earlier the proprietors were following any accounting year, that is calendar year or financial year or any other year as per the tradition, but now income tax आने के बाद tax purpose and accounting year starts on 1st April of every year and ends on 31st March of the next year. अगर हम लोग इस साल की बात करें तो इस साल का अकाउंटिंग ईयर कैसे रहेगा? इट विल बी 1st April 2021 to 31st March 2022. समझा? ये होता है आपका अकाउंटिंग ईयर. एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अ प्रोप्राइटर हैज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अ बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, एंड ऑफ द ईयर आपको क्या क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है. क्या पता चलता है हमको इससे? आपके असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, आपने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, ये सारी चीज आपको पता चलती है. ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या है गाइस? ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है कि जो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मतलब क्या होता है कि जो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते, यानी कि एनजीओज वगैरह है ना, वो सब चीजें जैसे कि बीइंग ह्यूमन वगैरह एनपीओ होते हैं. अ बिजनेस कंसर्न एस्टैब्लिश्ड विद एन ऑब्जेक्ट फॉर अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. It is an organization not established for making profit but for rendering services to the society. An organization may be formed for promoting a useful object like art, science, sports, culture, charity, profession, etc. Example schools, hospitals, sports club वगैरह. राइट, इनका काम क्या होता है? इनको सिर्फ अपने जो सोसाइटी है उसके लिए कुछ करना होता है, कोई अच्छा करना होता है, इसके लिए वो एक एनजीओ या फिर इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं. इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता. ओके, बस एक्टिविटी कम करना है. तो फिर सर ये लोग फीस क्यों चार्ज करते हैं? अरे क्योंकि वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ना उसका मेंटेनेंस करने के लिए, यानी कि जो टीचर्स वहाँ पे वो जो सिखाने के लिए टीचर्स आते हैं, ठीक है, भले स्कूल या कॉलेज वो एनपीओ हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, माना, पर उनके जो एम्प्लॉयज है वो तो नहीं है ना. वो तो अपना घर चलाने के लिए वहाँ पे आते हैं, काम करने के लिए आते हैं और वो कमाने के लिए आते हैं ना. उनके एम्प्लॉयज, उनके जो टीचर्स होते हैं, उनके टीचर्स को सैलरी देना पड़ता है, उनके जो क्लीनिंग स्टाफ है उनको पेमेंट देना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो, उसके अंदर उनको पेमेंट देते आए, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे प्रॉपरली जितना लगता है उतना ही फीस चार्ज करते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है गुडविल. गाइस, गुडविल हम लोग देखेंगे अगले सेशन में. ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें इस सेशन के समझ में आ गए होंगे. एंड अगर आपको आ गए तो गाइज हिट जरूर कर देना लाइक बटन. ओके, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है. ओके, यू विल गेट ऑल द अकाउंटिंग लेक्चर्स फॉर 15 days. कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था, आज हमारा सेकंड लेक्चर है. सो इस तरह से आपको 15 लेक्चर्स मिलने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर. तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा गाइज, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको कोई भी नया लेक्चर, अगर नया वीडियो आता है तो आपको उसके बारे में तुरंत नोटिफिकेशन मिले. आपको अकाउंट्स का टाइम तो पता ही है कि 8 बजे आने वाले एवरी डे, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम लोग कुछ और वीडियो वहाँ पे अपलोड करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर होगा. 11 से लेके बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, एवरीथिंग
एवरी वेर एवर योर कॉमर्स फील्ड गोज, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कॉमर्स में करियर करना, अगर आप ऑलरेडी 11 चूज करते हो कॉमर्स में, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये आपको बहुत दूर तक काम में आने वाला है गाइस। ओके, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो, सो सी यू टुमारो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।